नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। तो सबसे अहम चीज ये है आज के दिन की मध्य प्रदेश की चुनावी बेला समाप्त हो गई चौथे चरण के साथ। देश में चौथे चरण का मतदान हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में ये चौथा चरण अंतिम चरण रहा, क्योंकि यहां 8 सीटों पर मतदान हुआ। तो चौथे चरण के मतदान के साथ अब सभी 29 उम्मीदवारों का जो भाग्य है वो ईवीएम में बंद हो गया। अब सिर्फ 4 जून का इंतजार है और कयास लगाए जाएंगे वोटर कितने कहां पर वोट डालने पहुंचे इस बात को लेकर। तो चौथे चरण का अपडेट से शुरू करते हैं। हम चारों चरण की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चौथे चरण का आपको अपडेट देते हैं कि 72% करीब मतदान हुआ है चौथे चरण में, और इस चौथे चरण में 72% मतदान से उत्साहित जो निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग है कि कम से कम जो पहले दूसरे चरण में कम मतदान हुआ था उससे तो कहीं बेहतर है। तो बात चौथे चरण की देखिए, हम आपको बता रहे हैं 72% करीब मतदान हुआ है चौथे चरण में, और खंडवा, धार, मंदसौर सभी में 70 से 74% तक मतदान हुआ। 8 सीटों पर मतदान होना था। ये शाम 6 बजे तक के नतीजे या परिणाम आपको बता रहे हैं। तो सबसे अहम चीज है कि अभी इनमें थोड़ा सा अपडेट हो सकता है, क्योंकि जो मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर रह जाते हैं उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, और वो अपडेट धीरे धीरे आएगा। दूसरे चरण का देखिए 58.59%, यानी कि 58.59% मतदान हुआ था दूसरे चरण में। यह आपके सामने पूरी सूची है जो जिन 6 सीटों पर चुनाव हुआ था। तीसरे चरण में देखिए 66% मतदान हुआ था। तो बैतूल, भिंड, भोपाल, गुना, ग्वालियर, और सबसे अहम चीज है कि और 3 सीटें ऐसी थीं जिन पर मतदान हुआ था। देखिए मुरैना, राजगढ़, विदिशा और सागर, ये 66% मतदान तीसरे चरण में। तो चौथे चरण में देवास में 74, उज्जैन में 72, खरगोन में 74 और रतलाम में 72, इंदौर में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो चौथे चरण की बता रहे हैं हम आपको सीटें, शाम 6 बजे तक के आंकड़े। खंडवा में 70, धार में 71 और मंदसौर में 74.50, यानी 74.5% मतदान हुआ है। आंकड़े बहुत संतोषजनक हैं। चौथे चरण के मतदान के दौरान पहले से ही चुनाव आयोग बड़ी जद्दोजहद किए था कि मतदाता घर से निकले। आज थोड़ा सा आंधी, पानी, बारिश ने भी थोड़ा सा जो समस्या पैदा की, लेकिन उस समस्या के बावजूद भी मतदाता घर से निकले और अब अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चारों चरण पर हम बात करेंगे। पिछले बार के जो आम चुनाव थे उनसे इस बार के आम चुनाव में क्या कुछ खास रहा, क्या अहम रहा, क्या कमियां रहीं, क्या उपलब्धियां रहीं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। परिचय कराते हैं आपसे। भानु चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दीपेश जैन हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु चौबे सर, इस बार चौथा चरण तो आपके अंचल में ही ज्यादा प्रभावी, वहीं पूरा मतदान से वहीं केंद्रित था। तो इस चौथे चरण से कितने संतुष्ट हैं? इंदौर की क्या भूमिका रही और बाकी जो 8 सीटें थी उनकी क्या भूमिका? मतदाता ने कितना वोट डाला और मतदाता क्या सोचकर निकला? तो जो 6 बजे तक का 8 लोकसभा सीटों पर जहां आज वोटिंग हुआ, और आपने बताया वो जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं वो 71.72% वोटिंग के मिल रहे हैं 6 बजे तक के। और देखा जाए तो पर्याप्त वोटिंग है। बहुत अधिक, इससे ज्यादा वोटिंग यदा कदा कभी देखा गया होगा। उसके आसपास ही है, जितना होता आया है, होता है, और जितनी उम्मीद थी उससे कुछ अधिक ही लग रहा है। लेकिन इंदौर में बात जहां एक अजीब सा किस्सा हुआ कि कांग्रेस का उम्मीदवार नामांकन वापस लेके और उसी दिन बीजेपी में शामिल हो गया, और बीजेपी कैंडिडेट के अलावा लिस्ट में बाकी सब वो ऐसे निर्दलीय थे जो 2-4 हजार 5,000 वोट वाले होते हैं। और नोटा पे जोर दिया गया, और तमाम प्रशासन और मीडिया ने नोटा के खिलाफ बात लिखी कि नहीं करना चाहिए ऐसा।
मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि इंदौर में चिंताजनक है, क्योंकि 60-61% वोटिंग इंदौर में कम माना जाता है। इसको कोई भी बादल से, बरसात से, धूप से हम इसको कंपनसेट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये मेरी समझ नहीं आई कि अगर लिस्ट में केवल नेशनल पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी मौजूद थी और कोई नहीं था, तब प्रशासन का नोटा के खिलाफ या मीडिया का नोटा के खिलाफ जो अपील थी, वो क्या प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से बीजेपी का समर्थन नहीं माना जाना चाहिए? ठीक बात। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, ओवरऑल हम चौथे चरण पे तो बताया भानु चौबे सर ने, थोड़ा सा एक कमेंट चौथे चरण पे आप कर लेंगे, फिर बाकी आप क्या देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण कैसे देखेंगे इन चारों चरण को? देखिए, चौथे चरण में जो सबसे अच्छी बात ये रही है कि जिस तरह से जो सुबह 11 बजे, सबसे पहले 9 बजे का जो परसेंटेज आया, तो वो भी कहीं 11, कहीं 12, कहीं 15 और कहीं 17 तक भी आ गया था देवास में। तो वो देख के बड़ी खुशी हुई और ऐसा लगा कि, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में अपने देश की प्रॉब्लम क्या है कि 50% वोटिंग होती है और 50% वोटिंग में जो उसमें से भी जिस किसी एक आदमी को 50% मिलते हैं, लगभग 25-26% पूरे 100 में से 25-26 लोग उसको चुनते हैं और वो पूरे 100 लोगों पर राज करता है। तो वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो पाता है, क्योंकि वास्तविक लोकतंत्र तब होगा, अभी भी 70 भी अगर होता है तो कम है, जब 80-90% होने लगेगा तब जो है सही लोकतंत्र निखर कर आएगा। पर लोकतंत्र को जो अभी उतना परिपक्वता अपने देश में आने में समय लगेगा ऐसा लगता है। लेकिन आज आप देखिए कमाल की बात, आज एक और चीज की, मौसम ने बहुत साथ दिया। तूफान आंधी की बात जो आप बता रहे हैं, ये तो बहुत लेट हुआ। सुबह से जो है टेम्परेचर, शुरू में हम लोगों ने देखा था तो धार के कुछ इलाकों में तो 41 के आसपास परसेंट था और इंदौर में भी टेम्परेचर अच्छा खासा था। लेकिन जैसे ही बादल आए और टेम्परेचर कम हुआ, तो आप देखिए 11-12 बजे, 1 बजे भी लोग आराम से वोटिंग करके आ गए। नहीं तो हो सकता था कि कुछ लोग आलस कर जाते, लेकिन इस बार जो है मतलब आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना बनता है कि लोग कम से कम निकले तो सही। वोट किसी को भी दो, पर आप निकलो तो सही, आप लोकतंत्र को तो मजबूत करो। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात हो गई कि जो 60% जो इंदौर में हुआ है, तो जो ये अपना कांग्रेस प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग गए, और ऐसा एक जगह और हुआ है पूरे देश में, एक जगह और कहीं पे गुजरात में हुआ है, सूरत में हुआ है, सूरत में हुआ है। तो अब और फिर उड़ीसा में भी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने टिकट वापस कर दिया कि नहीं लड़ना है। तो वहां पर देखिए, अब समस्या समझिए कि अक्षय कांति बम ने किस कारण से छोड़ा मैदान, वो तो वो जाने, उसका जवाब तो वो ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस को चाहिए था कि जितने भी लोग थे, जनता कांग्रेस और 5-6 लोग और थे, किसी भी निर्दलीय को चुन लेते। निर्दलीय देखिए, सारे भाजपा की मानसिकता के लोग नहीं थे उसमें, जितने भी निर्दलीय थे उसमें से किसी एक आध को चुन लेते और एक आध को चुन के उससे बात करते, उसको पार्टी ज्वाइन करा लेते। बहुत कुछ, कांग्रेस अपने देश की बहुत बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो चाहते तो ये कर सकते थे। अगर ऐसा कर लेते तो नोटा की नौबत नहीं आती। और वो जो आदमी था, वो जो निर्दलीय था, जो आपको लग रहा है कि या तो कम्युनिस्ट विचारधारा का है या फिर जनता दल, समाजवादी पार्टी, इस तरह की किसी विचारधारा का है, तो भी वो कांग्रेस से मेल खा जाता और उसमें ज्यादा अच्छा लगता। अब तीसरा पॉइंट ये, जो 60% मतदान हुआ है, इसमें आपको बताएं, जब सब नोटा के लिए खूब अपील हुई, लेकिन कई लोगों ने, मतलब मेजोरिटी जो कांग्रेस के वोटर्स थे, उन्होंने कहा नोटा के लिए क्या निकलना घर से बाहर, तो वो बाहर नहीं निकले। लेकिन भाजपा के जो लोग थे उसमें उन्होंने तो जमकर वोट दिया, और जो कांग्रेस समर्थित लोग थे उन्होंने काफी कम संख्या में वोट दिया। इस कारण से ये आंकड़ा, नहीं तो ये इंदौर का आंकड़ा, अगर ये नोटा नहीं होता, कांग्रेस बीजेपी दोनों होते, तो इस बार की जो उम्मीद दिख रही थी कि 80 के आसपास जाता। तो ये तो हो गया अपने चौथे चरण की बात। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने, स्वीप कैंपेन ने, और हर मंत्री ने, हर नेता ने पूरी कोशिश की
कि इलेक्शन में लोग निकले घर से और वोट डालें। और लेकिन अपने देश की समस्या क्या है, जब तक वोटिंग को अनिवार्य नहीं कर दिया जाए, जब तक ऐसा ना किया जाए कि अगर आपने वोट नहीं डाला है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी या फिर चालान होगा या फिर कोई फाइन होगा, तब तक ये, क्योंकि वोटिंग, देखिए वोटिंग सिर्फ राइट नहीं है, एक कर्तव्य भी है आपका इस लोकतंत्र के प्रति। तो एक तो देखिए आप कैसे पहले चरण में कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, मतलब आपको बताएं अभी चौथे चरण के लिए जो अपने पास अंदर की रिपोर्ट है कि आरएसएस के लोगों ने मतलब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बिल्कुल एक एक घर में दस्तक दी, और इसलिए कि उनको लगा कि जो नहीं आ रहे हैं ये बीजेपी के वोटर नहीं आ रहे हैं। अब असलियत क्या थी ये तो किसी को नहीं मालूम, पर कहीं बीजेपी को ये खतरा लग गया कि जो वोटर नहीं निकल रहे हैं घर से वो उनके वोटर नहीं निकल रहे हैं। कारण उसका फोटो जो आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें, अलग अलग तरह के लिबासों में जो लाइनें थी, उससे जो अंदाजा लगा लोगों ने, वो उससे उनको लगा कि उनके वोटर नहीं है। तो इस कारण से जो आरएसएस ने अपना लोक जागरण अभियान चलाया और लोक जागरण बैठकें करी, और उस कारण से ऐसा लग रहा है कि चौथे चरण में स्थितियां सुधरी हैं। ठीक बात। अच्छा, भानु चौबे जी आपके पास लौटते हैं। डॉक्टर राज जौहरी जी आप भी बने रहिए। दीपेश जी, क्या लगता है कि इन 4 चरण का तुलनात्मक अध्ययन करें तो थोड़ा अब राहत भरी सांस ले रहा होगा चुनाव आयोग? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि पिछली बार भी यानी 2019 में भी लगभग इतनी वोटिंग हुई थी, या यूँ कहें कि 1-2% ज़्यादा ही वोटिंग थी इन तमाम सीटों पर। जैसे कि देवास में आप देखिए 80% वोटिंग हुई थी, और अभी फाइनल आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ 75 के करीब देवास में वोटिंग हो चुकी है। तो 2019 के हिसाब से हम देखें तो उतनी वोटिंग हुई। इंदौर को अगर छोड़े, इंदौर में 70% वोटिंग पिछली बार हुई थी, और आप समझिए कि 70% वोटिंग में करीब 16 लाख वोट पड़े थे महन जी, जिनमें से करीब 10.5 लाख वोट शंकर लालवानी को मिले थे, 5 लाख से कुछ ज़्यादा वोट पंकज संघवी को मिले थे, और 5,47,000 वोटों से शंकर लालवानी जीते थे। कुल वोटों का उनको 65% मिला था। जिन्हें आप समझिए कि 70% वोटिंग में 5.5 लाख वोटों से जीती थी भाजपा, और 10 लाख वोट मिले थे शंकर लालवानी को। 60% वोटिंग में अगर हम इस बार देखें तो अगर भाजपा के पूरे वोट पड़े तो 10 लाख वोट तो शंकर लालवानी को मिल ही गए हैं, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कांग्रेस जब नहीं थी तो 3 लाख वोट, हो सकता है क्या ये कांग्रेस के वोट कम हुए कि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं, तो क्या वो वोटर घर से नहीं निकले? क्योंकि नोटा को वोट डालने के लिए किसी ने इतनी मेहनत की होगी नहीं होगी, ये बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी ने कि जैसे खजुराहो में कांग्रेस ने और सपा ने मिलकर के एक प्रत्याशी को चुन ही लिया कि भाई ठीक है आप ही को हम समर्थन देते हैं, लेकिन अब हो सकता है इसको लेकर ही आपत्ति आई हो, या कांग्रेस को लगा कि ये गलत कदम है, हम किसी को भी समर्थन दे, तो हो सकता है उसने इंदौर में ये कदम ना उठाया हो, आलाकमान तक बात पहुंची, हो सकता है आलाकमान के निर्देशों की आप ना करें ऐसा। और नोटा को लेकर उन्होंने जो मिशन चलाया, अब नोटा को कितने वोट मिलते हैं बड़ा देखना दिलचस्प होगा। अगर हम 2019 की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रत्याशी थे, उसके बावजूद 5,20,000 वोट पंकज संघवी को मिले थे। लेकिन अब नोटा की किस्मत खुलती है, नोटा को कितने क्या 1-आध लाख से ज़्यादा वोट मिलते तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, अगर हम ओवरऑल पूरे चरणों की बात करें तो दूसरे चरण में सबसे कम वोटिंग हुई थी। पहले चरण में भी 60 के ऊपर वोटिंग चली गई थी, लेकिन 2019 के मुकाबले यहाँ भी बहुत कम वोटिंग हुई थी, क्योंकि आदिवासी बेल्ट की सीटें थी। आप देखिए छिंदवाड़ा हो या मंडला हो या शहडोल हो, यहाँ पर अच्छी खासी वोटिंग होती आई। लेकिन 19 के मुकाबले देखिए चारों ही चरणों में वोटिंग कम रही है। अब इसका विश्लेषण तब होगा महन जी जब नतीजे आएंगे कि क्या भाजपा प्रत्याशियों की जो लीड थी पिछली बार 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, क्या वो कम हुई है, या फिर कांग्रेस ने कुछ एक सीटों पर रिकवर किया है और वो मुकाबले में नज़र आती है क्या, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ये ज़रूर है कि इस बार इतना ज़रूर तय है कि जीत का रिकॉर्ड कम से कम मध्य प्रदेश की किसी सीट से बन सकता है, क्योंकि खजुराहो में भी कोई प्रत्याशी नहीं था दमदार, विदिशा में शिवराज सिंह चौहान थे और उनके मुकाबले कमज़ोर प्रत्याशी थे। दिलचस्प मुकाबला गुना में देखने को मिला, सिंधिया वहाँ पर मैदान में थे, उन्होंने भी वोटिंग अच्छी करवाई, गुना में अच्छी वोटिंग हुई है तीसरे चरण में, तो क्या वो रिकॉर्ड बनाएंगे। राजगढ़ में सबसे दिलचस्प मुकाबला रहा है दिग्विजय सिंह बनाम रोडमल नागर का, तो वहाँ से क्या कोई अप्रत्याशित नतीजा देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा सबसे जो मुख्य नज़र है वो छिंदवाड़ा पर ही रहेगी कि क्या कमलनाथ अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे,
क्या इतना सब तामझाम लगाने के बावजूद छिंदवाड़ा जीतने का भाजपा का सपना अधूरा रह जाता है? तो बहुत सारे सवाल अपने पीछे ये 4 चरण छोड़ करके गए हैं। अब कयास लगाने की बारी है और जनता सिर्फ अब यही कयास लगाएगी, चौक चौराहों पर, दुकानों पर, घरों में, जहां 4 लोग मिलेंगे वहां यही पंचायत होगी कि 4 चरण में कौन किस पर भारी पड़ा, कहां मुकाबला कांटे का। भानु चौबे जी, पिछले 3 चरणों की बात करें तो लगभग पिछले 2019 के चुनाव से कहीं ना कहीं हर सीट पर माइनस जो है 5% से लेके 7% और 10% तक कम रहा मतदान। तो ऐसे में अभी भी लगभग बराबर है। पिछली बार 75% चौथे चरण में हुआ था ओवरऑल, तो इस बार अभी 72 पर आंकड़ा है। तो हो सकता है कि अभी ये बढ़ जाए, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अब ये चारों चरण का जो मूल्यांकन होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा कि ओवरऑल संतुष्ट हैं सभी लोग कि चलिए इस लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश की आहुति पूरी हुई और ईवीएम में नतीजे बंद हैं, 4 जून को परिणाम आएंगे। लेकिन अब इस पर भी चिंतन मंथन करेगा चुनाव आयोग के पहले चरण में क्यों कम हुई, दूसरे में क्यों कम हुई, आगे भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, राजनीतिक दल कुछ करेंगे तो, और बाकी के कयास क्या लगाए जाएंगे। अब इतने दिनों, अभी काफी लंबा इंतजार है 4 जून का। देखिए, चुनाव आयोग किस पद्धति पर जाएगा और किस तरह के गणना करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ तो सही तरीका ये है कि स्टेट राज्यवार भी नहीं, आपको लोकसभा सीट के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि नतीजों में जो फर्क पड़ रहा है वो मतदाता की संख्या पर पड़ रहा है। उस लोकसभा क्षेत्र में उसका क्या कारण है। आप एक की जगह 2-3 लोकसभा क्षेत्र को क्लब कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। जैसे इंदौर को अलग कर दें, 60-61% ही रहा, तो मंदसौर में 74.5 तक गया है 6 बजे, और उज्जैन में 73 से अधिक है। तो उज्जैन इंदौर संभाग में अधिक भी है मतदान और इंदौर में बहुत कम है। हाँ। धार में 71 है जो उज्जैन के मुकाबले कम है। इस तरह हमको सीट दर सीट देखना चाहिए। चुनाव की सही जो विश्लेषण है वो तभी हो पाएगा जब हम सीट दर सीट देखेंगे इसको और ये पता लगाएंगे कि 19 में और अब में क्या फर्क आया। उम्मीदवार का फर्क है, कांग्रेस की कमजोरी है, मौसम है, किस खास वर्ग ने वोट दिया या न दिया, किसका वोट बैंक घर बैठा रहा, ये सब क्षेत्रवार देखना होगा आपको, तभी समझ आएगी बात। लेकिन एक बात पक्की है कि इतने प्रयास, मेरे ख्याल से अभूतपूर्व प्रयास थे मतदान बढ़ाने के, इतने प्रयास इसके पहले हुए हों मुझे याद नहीं आता। इस बार हर तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। इसके बाद अगर ये स्थिति है कि 72-75 या 19 के बराबर, 2019 के बराबर आ गए हैं या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं, तो स्थिति चिंताजनक तो है महेंद्र जी। ठीक बात है, स्थिति बड़ी चिंताजनक है। राजेश जौहरी जी, इतने दिन जनता के मन में क्या और नेता के मन में क्या चलेगा? देखिए, जो जिन पार्टियों को लग रहा है कि जिस पार्टी को लग रहा है कि वो उसके जीतने के चांस नहीं है, उसके लिए तो इतने दिन बहुत अच्छे निकलेंगे उनके, क्योंकि परेशानी क्या होती है, बड़े नेताओं से कोई बात नहीं करता है। जैसे ही गली से निकले तो समझ लो कि दीपेश जी और राजेश जौहरी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो राजेश जौहरी किसी एक पार्टी का काम करते हैं, तो दीपेश जी ने देखा ये इनकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, अरे एक मिनट रुकिए, क्या यार क्या हो रहा है आप बताओ। तो वो बेचारा अभी जब तक 4 जून तक तो वो दिलेरी से बोलेगा कि अरे अपनी पार्टी जीत रही है, अपना कैंडिडेट जीत रहा है। 4 जून तक के लिए तो उसको सांस लेने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। अब 4 जून के बाद क्या होता है ये तो समय बताएगा। और एक बात जरूर है कि ये जो अपना ये सही, भानु जी सही कह रहे हैं कि इतना बड़ा अभियान चलाया गया, और वैसे स्वीप एक्टिविटी जैसी चीज आप देखिए, बल्कि 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी शुरुआत हो गई थी उसकी, बल्कि शायद विधानसभा चुनाव से शुरुआत हुई थी, 2008 के विधानसभा चुनाव से इस चीज की शुरू हुई थी। इससे पहले कभी मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की प्लानिंग कभी नहीं की गई। शायद इसके पीछे जो लगता है कारण कि भाजपा को ये लगता था कि जो उनका मतदाता है वो आलसी है और वो बाहर निकलता नहीं है, वोट डालने के लिए निकलता नहीं है, और इसी कारण से उन
लोगों ने, भाजपा की सरकारें जहां जहां थी, उन्होंने इस काम को शुरू किया था बहुत अच्छे से। हालांकि चुनाव आयोग के एजेंडा में तो काफी पहले से, पर जिस तरह से सरकारों का जब स्टेट वो लेती है, इंटरेस्ट लेती है, तब जो बात आती है, तो इसलिए ये नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझ गए हैं कि उनका वोटर, और ये सच्चाई भी है काफी हद तक, कि ऐसे बहुत सारे लोग जो जिनको हम एलिट क्लास में मानते हैं, वो बिल्कुल पिकनिक जाने की तैयारी करते थे, हमेशा पिकनिक की, भाई चुनाव का दिन है, आज अपने को पिकनिक चलना है। अब लेकिन वो मानसिकता बदल रही है। पर एक बात है, उसके बावजूद अगर उसके बावजूद 70, 75 या 69% होता है, इंदौर को अपन अपवाद है, इस बार इंदौर को नहीं गिन सकते, लेकिन 70-75% तक होता है, तो ये बहुत चिंता की बात है। और एक बात और है, लेकिन उसमें जो बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से हम लोगों की बात हुई थी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कि कायदे में इनके पास डाटा रहता है सब, कि कौन किसने वोट नहीं दिया। हमने कहा आप जिसने वोट नहीं दिया उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो उन्होंने कहा जैसे ही हम उस डाटा को खोलेंगे तो चुनाव आयोग से रिलेटेड जो कानून होता है उसका उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि किसने वोट दिया, किसको वोट दिया, क्या हुआ, ये सब चीजें गोपनीय, जैसे ही चुनाव खत्म होता है सब चीजें सील हो जाती हैं और पैक हो जाती हैं। फिर वो कोर्ट कचहरी कोई केस होता है तभी वो खोला जाता है। तो लेकिन इसके लिए ऐसी उम्मीद है कि 2024 में अगर चुनाव जीत जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो शायद वो इसके लिए कुछ जरूर करेंगे कि चुनाव वोटिंग की अनिवार्यता शुरू हो जाए। ठीक बात। और वोटिंग की अनिवार्यता होगी तभी सही तरीके से, क्योंकि अपने देश में एक प्रॉब्लम है, एक काफी बड़े एक चीफ इंजीनियर थे जिन्होंने इंदौर से खंडवा की रेलवे लाइन डाली थी, जो अंग्रेज थे उस जमाने में, आज से 200 साल पहले। तो उनसे एक पूछा गया, उनका कहीं पे छपा भी है किसी पुराने अखबार में, उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं इंडियंस के बारे में। तो उन्होंने कहा इंडियन लेबर, इंडियन जो वर्कर है बहुत अच्छा वर्कर है, पर उसको एक डंडा मारने वाला आदमी चाहिए, हाँकने वाला एक आदमी चाहिए। तो ये मतलब सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात नहीं है, कोई ना कोई उनके सरकार को एक कोई ऐसा डंडा चलाना चाहिए जिससे मतदान अनिवार्य हो जाए। तो दीपेश जी, किन किन की धड़कनें थमी होंगी, कौन कौन की नींदें उड़ी होंगी, ऐसा कोई है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं को टेंशन होगी और किन कांग्रेस के नेताओं को टेंशन होगी? देखिए, टेंशन तो रहती है, लेकिन जो वर्तमान माहौल है कि भाजपा 370-400 सीटों की बात कर रही है, तो फिर कांग्रेस तो क्या ही टेंशन लेगी। और अगर जैसा भाजपा दावा करे वैसे नतीजे आते हैं तो जैसे 19 में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही कांग्रेस के नेताओं को इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि भाजपा अगर 370 नहीं सीट हासिल कर पाई और जो 303 है उससे कुछ आगे बढ़ी, या जो 400 की बात करी थी वो दावे नहीं हो पाए पूरे, तो जरूर उनको लगेगा कि भाई हमारी तपस्या में कहाँ कमी रह गई। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए 29 सीटों को जीतने की बात भाजपा ने बड़े दम से कही है, और अगर वो छिंदवाड़ा ही भर सीट नहीं जीत पाती तो भी उसकी किरकिरी, वो कहेंगे कि साहब ये तो नाक कट गई, नाक का सवाल था छिंदवाड़ा। तो 28 सीटों की जीत एक तरफ रह जाएगी और छिंदवाड़ा की हार वो वजन में आ जाएगी। जीत एक तरफ रहेगी और टीस एक तरफ, जी टीस एक तरफ रह जाएगी। अब आप देखिए कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने नए, उन पर बड़ा दारोमदार, तो उनकी प्रतिष्ठा पूरी 29 सीटों पर दांव पे लगी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा 29 जीतते हैं तो बिल्कुल उनको तोहफा मिलेगा, और अगर कुछ सीटें हाथ से निकल गई तो ये बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए। शिवराज सिंह चौहान कितनी बम्पर जीत के साथ जाते हैं तो उनको खैर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, प्रचार उन्होंने किया, पूरी मेहनत की, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। ज्योतिराज सिंधिया, उनके लिए ज़रूर थोड़ी सी रहेगी कि भाई 19 के जले हुए हैं, वो तो अभी हालांकि मेहनत पूरी की। दिग्विजय सिंह, पूरा राजनीतिक करियर उनका दांव पर है, चुनाव जीत गए तो वाही वाही है, और हार गए तो फिर एक तरीके से उनकी राजनीति पर यहाँ ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि फिर कांग्रेस जो इतना उनको तवज्जो नहीं देगी। तो देखिए, बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर है, और पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है कि क्या भाजपा ने जो दावा किया था क्या वहाँ तक वो करीब भी पहुँच पाई है। और अगर ऐसा कर लेती तो ये तो वाकई बहुत अप्रत्याशित होगा निश्चित तौर पर भाजपा के लिए कि भाई अगर आप 400 की बात करें, 400 सीटें जीत जाते तो इससे बड़ी बात रिकॉर्ड बनेगा, कुछ नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात। भानु चौबे जी, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी, या फिर कांग्रेस कहीं मैदान में या टक्कर है? मुझे लगता है, और मैंने जो कुछ मीडिया में देखा, सुना है, पढ़ा है, और जो बातें हुई है, मुझे लगता है कि जो स्थिति आज से 2 महीने 3 महीने पहले बताई जा रही थी
और तब ऐसा लग रहा था कि बात सही है कि इस बार छिंदवाड़ा भी बीजेपी के हाथ जाएगा और पूरी सीटें स्वीप हो जाएंगी और इस तरह हो जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ कसर है उसमें थोड़ी सी। हाँ। और पक्के तौर पे किसी को नहीं बोलना चाहिए मेरे ख्याल से कि और क्या चुनाव है, होगा अप्रत्याशित परिणाम वैसे तो चुनाव है, लेकिन माहौल देख के भी नहीं लगता कि क्लीन स्वीप ऐसा होगा, ये निश्चित तौर पे कहेंगे। और ये बात मैं जरूर कहूंगा कि भाजपा के दावे में थोड़ी भी कोर कसर कहीं रह गई तो कांग्रेस के लिए पुनर्जीवित होने का एक मौका और मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास कुछ खोने को तो था नहीं मध्य प्रदेश में, पाने को लेकिन बहुत कुछ है। डॉक्टर राजेश जौहरी जीवित हो जाएगी वो। हाँ, क्या कहेंगे आपके कितनी सीटों पर ऐसा है कि लग रहा है कि कहीं कांग्रेस ना बाजी मार ले जाए? देखिए, मंडला और ये जो अलीराजपुर है, सॉरी रतलाम सीट है, इन दोनों का तो लग रहा है, मतलब इन दोनों पे बहुत कांटे की टक्कर है। बाकी कहीं नहीं ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं बढ़त में है, पर इन दो सीटों छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा तो देखिए, छिंदवाड़ा तो जब से देखिए महापौर का जो नाटक हुआ, पहले महापौर गए फिर वापस आ गए, फिर उन्होंने जो भी बातें बोली, ये सब चीजें नेगेटिव गई हैं बीजेपी के प्रति। और हालांकि नकुल नाथ का जो आज बॉडी लैंग्वेज थी, आज सुबह जो उनका फेस एक्सप्रेशन था, उससे उनको चिंता दिख रही थी। पहली बार नकुल नाथ के चेहरे पर चिंता दिखी है अपने इतने, उनका जो भी राजनीतिक कैरियर छोटा सा है, और उसमें पहली बार उनको जिस मुद्रा में आज देखा गया, तो देखिए मुद्रा का सीधा सीधा हमारे विचार जो चल रहे हैं, जिन परिस्थितियों से हम निकल रहे हैं, उसका फेस की जो मुद्रा होती है उस पर सीधा असर पड़ता है। ठीक बात। तो उससे लग रहा था, लेकिन छिंदवाड़ा फिर भी ऐसा लग रहा है कि भले ही 10-20 हजार से जीते, लेकिन नकुल नाथ जीत जाएंगे। एक बात ये है, तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, छिंदवाड़ा की बात तो नहीं है, लेकिन इन दोनों सीटों का जो खतरा है ना, अगर ये दोनों सीटें चली गई तो भाजपा के लिए काफी चिंता की बात हो जाएगी कि ये दो सीटें कैसे निकल गई। और इसमें एक बात बस ये है कि जो रतलाम ग्रामीण और रतलाम का जो शहर है वो जो दो सीटें हैं विधानसभा की, वो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा कर सकती है, क्योंकि बहुत हाई परसेंटेज गया है उसमें भी, और 80 के आसपास टच हुआ है, पर सैलाना भी बहुत हाई गया है। सैलाना हाई जाना मतलब वही वाली बात जो भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी के जो कैंडिडेट जीते हैं वहां से, हो सकता है कि वो भी आदिवासी बहुल सीट है, और वहां पर हाई जाना भाजपा की भी चिंता की बात है। अच्छा, क्योंकि जो बीएपी है, जो भी सब कांतिलाल भूरिया को, हालांकि बीएपी का कैंडिडेट खुद का खड़ा है, पर ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसी गलती करेंगे कि कांतिलाल भूरिया के वोट काट दें। ठीक बात। क्योंकि अल्टीमेटली तो सबको ये लग रहा है कैसे भी करके भाजपा को तो निपटाओ, बाकी अपन अपनी लड़ाई तो मतलब सबको लग रहा है कि भाजपा को निपटाओ, और भाजपा को लग रहा है कि 400 लाओ। बहुत बढ़िया। तो ये एक बड़ी भूमिका है, और देखते हैं अब 4 जून का इंतजार है। 4 जून तक तो हम आप कई बार बैठेंगे, कई बार चर्चा करेंगे। अभी तो धीरे धीरे बहुत सारी जातियों के समीकरण आएंगे, फिर बाकी गाँव के समीकरण आएंगे, विधानसभाओं के समीकरण आएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, बहुत शुक्रिया भानु चौबे जी, बहुत शुक्रिया दीपेश आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए चारों चरण में क्या रहा इस रण का, नतीजे का, या फिर जो अभी मैंडेट आया है उसका क्या आकलन रहा, क्योंकि अभी तो बहुत दूर है परिणाम, और अभी तो कई चरण बाकी हैं। 7 चरणों में होना है पूरे देश का चुनाव। तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब मध्य प्रदेश की जो पिटारा खुलेगा उससे निकलेंगे बहुत सवाल, और उनके हम लेंगे अपने गेस्टों से जवाब, और जो समीक्षक होंगे वो बताएंगे कि आखिर क्या कमी रह गई, क्या खामियां रह गई, किसकी उपलब्धियां हैं। लेकिन फिलहाल इन 4 चरणों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की कि कब, कहां और कैसे, कितना मतदान हुआ और क्यों हुआ, क्या परिणाम रहे, और आगे चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेगा, राजनीतिक दलों की चिंता कहां है, कहां मतदान कम हुआ है। तो ये सब चर्चा हमने की। तो इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।